नमस्कार। चलिए आज हम लोग मैथ में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा आज के चैप्टर में। ठीक है, और आप पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि हम तो आपको व्हाट्सएप में दे भी देते हैं, तो आपको ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं। कुछ जो नए स्टूडेंट है जो कि देखते हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं है मेरे साथ, वो इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये इनविटेशन है, इसके बारे में हम लोग बाद में लास्ट में बात करते हैं, तो लास्ट में बात करेंगे आज भी। चलिए, सबसे पहले आते हैं स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, फिर वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या बोले? डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक, इसको डिनोट करेंगे या तो ये या फिर ये। ठीक है, ए बी ये मेरा स्केलर है और इसके ऊपर जब एक दागी लगा देते तो ये वेक्टर हो जाता है। परफेक्ट की डायरेक्शन बताता है। ये क्या डायरेक्शन बताता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ए से स्टार्ट होकर बी तक जा रहा है। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है। बी क्या? टर्मिनल पॉइंट है। ए से स्टार्ट होकर बी तक जा रहा है। ठीक है, और इसको डिनोट इस तरीके से करते हैं। स्मॉल लेटर में ए लिखते हैं, ऊपर में कैरो, इसका मतलब ये वेक्टर है। ठीक है, और इसका बीच का डिस्टेंस जो भी होगा, ए बी का बीच का डिस्टेंस, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलते हैं और इसको डिनोट इस तरीके से किया जाता है। इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं? ये बी ऊपर में बार, मतलब ये बी का वेक्टर और एक मोड। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। फिर आता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, कोई भी वेक्टर का पोजीशन किस तरीके से निकालते हैं? तो ये मेरा हो गया, कोई एक पॉइंट दिया गया पी एक्स वाई जेड, और ये जो ओ आर है, ठीक है, ओ आर है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इसका बीच का पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है कि ऑरिजिन से उसका पोजीशन क्या है, ऑरिजिन से इसका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो जो ओपी होता है वो ओरिजिन है और पी वो पॉइंट, ये है ये लाइन, इसको बोलते हैं, ये जो वेक्टर होता है ओ से स्टार्ट होके पी तक जाने वाला, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, इस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से। तो इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट क्या है? ओरिजिन, और टर्मिनल पॉइंट क्या है? गिवन पॉइंट। ठीक है, और इसका बीच का डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है, ये आपको याद कर लेना है, √x² + y² + z²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। क्लियर? पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद चलते हैं। ये है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? ठीक, ये मेरा पोजीशन वेक्टर, कोई पॉइंट था P, ये मेरा ओरिजिन था। तो पहले हम ले लेते लेट अल्फा एंगल बिटवीन आर, मतलब पोजीशन वेक्टर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव नहीं, दो होता है। ये जैसे ये ले लिए तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन को लेंगे। ठीक है, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो ये लाइन है कौन सा? आर, ये दोनों मिलके जो एंगल बनाता है उसको अल्फा लिए हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? मेरा अल्फा है। इस तरीके से पोजीशन वेक्टर आर और वाई एक्सिस के बीच का एंगल हो गया बीटा, और पोजीशन एक्सिस ऑफ आर और जेड एक्सिस का बीच का एंगल हो गया गामा। ठीक है, तो इसके लिए कोसाइन बोला गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसका वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये देखेंगे, ये समझ में आ गया क्या है? अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस। बीटा क्या है? पोजीशन वेक्टर आर एंड वाई एक्सिस। गामा क्या है? एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर आर एंड जेड एक्सिस। और इसका जो भी कॉस अल्फा होगा, कॉस बीटा होगा, कॉस गामा होगा, इसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ द वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है, x/r होता है, इसको डिनोट करते हैं l से। कॉस बीटा का होता है y/r, इसको डिनोट करते हैं m से। कॉस गामा का होता है z/r, इसको डिनोट करते हैं n से। ठीक है, इसको n से डिनोट किया, इसको n से, इसको l से। ठीक है, और ये पॉइंट क्या था? P(x,y), इसको अभी देखिए, l इक्वल टू अगर हम x/r रखते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू LR होगा, LR होगा, तो x की जगह में LR, इसी तरीके से MR और इसी तरीके से NR। तो P जो ये पॉइंट है इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये आता कैसे? इसके लिए देख लेते हैं कॉस अल्फा का फॉर्मूला। ये हम एक डायग्राम बनाए, ये 90 डिग्री है मान लेते हैं। ठीक है,
तो ये वाला पॉइंट मेरे को निकालना है। अल्फा ये एंगल, ये 90 डिग्री, ये इसके ऑपोजिट वाला इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ये क्या है, बेस है। अब कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, बेस कौन हो गया एक्स, एक्स, और ये कौन हो गया आर, आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से वाई एक्सिस वाला के साथ होगा तो यहाँ पे वाई एक्सिस बदलेगा, सेम चीज़ वहीं आएगा, जेड एक्सिस वाला ऐसे ही। ठीक है, तो ये कॉस अल्फा का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये याद रखना, ये याद रखना। और इस पॉइंट पी को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये डिनोट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक्स बाई आर इक्वल टू क्या होता है, एल होता है। एक्स बाई आर इक्वल टू एल होता है, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसके बाद एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल इंटू आर लिखेंगे। इस तरीके से वाई बाई आर इक्वल टू एम, तो एम वाई इक्वल टू एम आर, और जेड बाई आर इक्वल टू एन, तो जेड इक्वल टू एन आर। तो ये जेड के जगह में देखिए एन आर लिखे हैं, वाई के जगह में एम आर, और एक्स के जगह में एल आर। ठीक है, आपको होप ये समझ में आ गया होगा। अब आता है टाइप ऑफ वेक्टर्स। अब आता है टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या किसको बोलते हैं, देखिए, हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंटर इज सेम, जिसका इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। ऐसा वेक्टर जो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, हुज मैग्नीट्यूड इज वन। यूनिट मतलब होता है वन, जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा। ठीक है, मतलब उसका वैल्यू निकालेंगे वो फार्मूला यूज करके, कौन सा, चलिए चलते थोड़ा सा, ये फार्मूला यूज करके देखिए, ओ पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये निकालने के बाद उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। अगर वन आता है, ठीक है, वन अगर आता है तो जिस उसको क्या बोलेंगे, उस वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। और इसको डिनोट क्या किया जाता है, उस वेक्टर के ऊपर, जैसे मान लीजिए ए था तो इसके ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, आप लोग इसको लिख दीजिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक है, अब आ गया को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, अब क्या आ गया, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, यहीं से ये वेक्टर स्टार्ट हुआ, 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 तो ये पांचों को आपस में क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, जिसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो सेम होता है, दो हो सकता है, मिनिमम दो होगा या दो से ज़्यादा हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। फिर आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर कोलिनियर बोलते हैं अगर वो आपस में पैरेलल होगा, आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता है, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या होगा, उसका आपस में पैरेलल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होगा वो दोनों सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, जबकि उसका इनिशियल पॉइंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट डायरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये ए टू बी था, ये बी टू ए था, है। ठीक है, सॉरी, ये बी टू ए है, बी टू ए टू बी, और ये हो गया मेरा बी टू ए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, ये इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जीरो वेक्टर मतलब क्या, जिसका चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं। हाँ, जीरो वेक्टर मतलब क्या, जिसका इनिशियल फाइनल पॉइंट दोनों सेम होता है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन आता है, फॉर्मूला में निकालेंगे तो वन आएगा, तो उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है कि जो भी वेक्टर्स होता है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। को लीनियर वेक्टर क्या होता है, अगर आपस में पैरेलल होगा तो उसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। ठीक है, और जो वैल्यू होता है वो भी सेम होता है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी सेम होगा, लेकिन वो इनिशियल पॉइंट इधर उधर हो सकता है, मतलब अलग अलग हो सकता है। नेगेटिव किसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, अब आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का एडिशन, इसके लिए दो रूल दिया गया है। क्या, दो रूल दिया गया है। ठीक, अगर मान लीजिए हम लोग ए टू बी जाते हैं, ए टू बी जाते हैं, ठीक, और ए टू बी जाने के बाद फिर बी टू सी जाते हैं, अगर ए टू बी जाते हैं फिर बी टू सी जाते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए से सी तक का जो रिजल्टेंट होता है ये एक ट्रायंगल से डिनोट किया जाता है। ये दो ट्रायंगल का साइड और ये तीसरा साइड से डिनोट किया जाता है। ठीक, ठीक है, इसी को बोला जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको क्या बोला जाता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसमें क्या बताएगा, अगर हम लोग ए टू बी जाते हैं और बी टू सी जाते हैं तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है ए टू सी, इसको गिवन इस फॉर्मूला से दिया जाता है। ट्रायंगल लॉ बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि ये ट्रायंगल का तीन साइड से रिप्रेजेंट किया जाता था, ए टू बी, बी टू सी, तो ए टू सी जो होगा वो
यहाँ पे आपके लिए डायरेक्शन मायने रखता है। जब भी आप ऐसा मतलब जो मैथ सॉल्व कीजिएगा या फिर फिजिक्स में भी ये रिलेटेड है, फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो आपके लिए डायरेक्शन मायने रखेगा। ए टू बी, देखिए ए टू बी के लिए बी का वहाँ पे डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे देखिए एक इनिशियल पॉइंट था, यहाँ ख़त्म हुआ, फिर जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से फिर दूसरा वाला स्टार्ट हुआ, तब जाके इसका रिजल्टेंट को इससे डिनोट करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है? यहाँ पे क्या बताएगा, ए टू बी, फिर जो जहाँ पे ख़त्म हुआ मतलब पहला का जो टर्मिनल पॉइंट है वहाँ से दूसरा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, उस कंडीशन में पहला वाला रिजल्टेंट जो होगा उसको इसका ट्रायंगल का थर्ड साइड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आया दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होगा, मतलब को इनिशियल वेक्टर दो है, ए टू बी एक जा रहा है, एक ए टू सी जा रहा है। इस केस में उसका क्या होता है, जो उसका रिजल्टेंट होता है उसको इसका एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसका डायगोनल से इसका रिजल्टेंट को शो करते हैं। ठीक है, इसका डायगोनल से शो करते हैं ए टू बी और फिर ए टू सी गया, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है इसका उसको डायगोनल ए डी से डिनोट किया जाता है ऑफ पैरेललोग्राम। और इस लॉ को क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे ये लॉ आपका मायने नहीं रखता, ये आपका फिजिक्स का पार्ट है। लॉ जो है ये फिजिक्स का पार्ट है, ये लिखने भी नहीं देगा लॉ। ठीक है, लेकिन इससे जो रिलेटेड मैथ होगा वो आपका काम का है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब ए प्लस बी का जो रिजल्ट होगा बी प्लस ए का रिजल्ट होगा वो सेम होगा। एसोसिएटिव करता है, मतलब ये ए को अलग रख देंगे, बी प्लस सी का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ए को ऐड करेंगे और ए प्लस बी का रिजल्ट जो आएगा उसके साथ सी को ऐड करेंगे, तो दोनों कंडीशन में सेम आएगा। फिर आइडेंटिटी भी, एडिटिव आइडेंटिटी भी शो करता है कि ये जीरो के साथ ऐड करते हैं फिर ये सेम ही रहता है। तो यहाँ पे जीरो क्या है तुम्हारा, आपका जीरो वेक्टर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ शो करता है, एसोसिएटिव लॉ शो करता है और एडिटिव आइडेंटिटी का भी लॉ शो करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर किसको बोलता है, कांस्टेंट को। अभी पहले पढ़े स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर से इनटू करने से क्या होता है। ठीक, स्केलर से इनटू करेंगे तो वो स्केलर वैसे अपना रह जाता है और वेक्टर अलग से हो जाता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और स्केलर का मैग्नीट्यूड दोनों का अलग से निकालेंगे और दोनों को इनटू करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अब क्या बताया, अगर मान लीजिए इफ़ लैम्डा जो स्केलर है उसको ये लिया जाता है 1/, वेक्टर, तो ये जो यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। अब फॉर एनी कांस्टेंट स्केलर अगर जीरो वेक्टर के साथ इनटू करते तो जीरो आंसर आता है। ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का है। ठीक है, कोई भी आपको एक वेक्टर दिया उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, और उसी से वेक्टर को डिवाइड कर देना है। वेक्टर को क्या करना है, डिवाइड कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा, वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत होगा नहीं, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, 3 पॉइंट लिया गया। एक पॉइंट ए लिया गया है, ए एक्स एक्सिस का अलॉन्ग 1 0 0, बी 0 1 0, सी 0 0 1, 3 पॉइंट को लिया गया। तो इसका भी डिस्टेंस निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर निकलेगा 1, इसका भी निकालेंगे ये भी 1, इसका भी निकालेंगे ये भी 1। तीनों का जो डायरेक्शन होता है उसको यूनिट वेक्टर में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग को आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग को जे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग को के, कैप लगा हुआ मतलब यूनिट वेक्टर, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे जो भी पढ़े हम लोग कंपोनेंट, इसका यूज नहीं है, मेनली ये यूज है। कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा तो एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है उसके पीछे में उसका यूनिट वेक्टर का लगाया जाता है, प्लस देके ये, प्लस देके ये। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोले, फिर से बता देते, ये पॉइंट क्या था, 3 2 5 था, तो 3i, आई किसके लिए, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, 2 के लिए 2j, प्लस लगा के, बीच में प्लस साइन रहेगा हमेशा, 2j, तो j क्या है मेरा, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, 3k, k क्या है, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से आपका भी मैथ लायक जो मैथ होगा उसका स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे वाला प्रॉपर्टी पढ़े, यहाँ से आपका मैथ बनेगा। ठीक, तो कोई भी पॉइंट को इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, या आप आराम से लिख भी लीजिएगा, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से रूल। यहाँ से क्या आ रहा है, रूल। दो हम वेक्टर ले रहे हैं, 2 वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, पहला ले रहे ए वेक्टर, पहला ले रहे ए वेक्टर, इसके लिए पॉइंट क्या ले रहे हैं हम, इसके लिए मेरा पॉइंट है A1 A2 A3। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं हम, B, इसके लिए क्या है, B1 B2 B3, B1 B2 B3। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो A प्लस B करेंगे तो इसका जो A
एक्स वाला रहेगा वो आपस में ऐड होगा और आई कैप लगेगा, वाई वाला जो रहेगा वो आपस में ऐड होगा और जे कैप लगेगा, जेड वाला होगा आपस में और ऐड होगा और के कैप लगेगा। ठीक है, डिफरेंस उसी तरीके से एक्स वाला के साथ एक्स वाला को माइनस करेंगे, आई कैप लगाएंगे, वाई वाला के साथ वाई वाला जे कैप लगाएंगे, जेड वाला के साथ जेड वाला के कैप लगाएंगे। जो जहाँ होता है उसी का पोजीशन में होता है एडिशन माइनस में, ये आपको याद रखना। इक्वल कैसे बताएंगे कि दो फैक्टर इक्वल है कि नहीं, वो पता लगाने के लिए A1 इक्वल टू B1 होना चाहिए, A2 इक्वल टू B2 होना चाहिए, A3 इक्वल टू B3 होना चाहिए। मतलब क्या है, एक्स वाला वैल्यू एक्स के साथ इक्वल होना चाहिए, वाई वाला वैल्यू वाई के साथ इक्वल होना चाहिए, जेड वाला जेड। लेकिन आपको ये कोऑर्डिनेट का यूज नहीं करना है, आपको वेक्टर में पहले कन्वर्ट करना है। ये जो प्रोसेस बताए, ये जो प्रोसेस है पी नोट दे के जो लिखा हुआ, इस प्रोसेस से पहले वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना, फिर जाके एडिशन जो भी रूल है उसका यूज करना है। ठीक है, और फिर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ये हर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो लॉ है ये आपका काम आएगा, ये आपको अच्छा से देख लेना है। ठीक है, ये लॉ आपका काम आएगा, इसी का हेल्प से आपका पूरी मैथ बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये फिर से कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ पे ए और बी दो वेक्टर मान लिया गया है और के एंड एम ये सारा फार्मूला है। ठीक है, ये सारा फार्मूला के एम एम क्या है, स्केलर है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक, तो ये एक फार्मूला होता है, अगर ये इनटू रहेगा तो वेक्टर ए को कॉमन ले लेंगे और कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। अगर ये रहेगा यहाँ पे एम, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया, एम वेक्टर नहीं है, एम कांस्टेंट है। ठीक है, एम का ऊपर का वेक्टर हटा दीजिएगा। ये अगर रहेगा तो ये होता है, मतलब यहाँ पे एम के साथ पहले इंटू करके फिर के इंटू करेंगे, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये अगर रहेगा तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला भी आपको याद कर लेना। ठीक, और जहाँ पे भी मैथ में ज़रूरत पड़ेगा, जो वाला फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा, जो फार्मूला ज़रूरत पड़ेगा वो लगा देंगे हम लोग। चलिए आगे चलते फिर। ठीक, ये हो गया वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। इसका मतलब क्या, दो वेक्टर रहेगा उसका बीच के डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर रहेगा उसका बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो थोड़ा सा चलते हैं पहले। चलिए ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम यहाँ पे क्या देखिए, ये एक वेक्टर है। ठीक है, R1 पोजीशन वेक्टर, ये एक वेक्टर है क्या है, R2 पोजीशन वेक्टर, और ये एक वेक्टर है, दोनों का बीच का डिफरेंस जो मेरे को निकालना है, P1 से P2 का डिफरेंस। ठीक है, P1 से P2 का डिफरेंस। अब देखिए ये यहाँ से गया, जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ से ये गया, क्लियर समझ रहे, ये यहाँ से गया, जहाँ ख़त्म हुआ ये वहाँ से गया, तो ये कौन सा लॉ लगेगा, ट्रायंगल लॉ लगेगा। ट्रायंगल लॉ में क्या बताएगा, ये दूसरा पहला का टर्मिनल पॉइंट दूसरा का इनिशियल पॉइंट अगर ये होता है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो वो लगा दिए, क्या होगा R1 प्लस ये इक्वल टू ये। अब मेरे को ये निकालना है तो ये वाला इधर R1 प्लस में उधर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस, मिल गया। अब मेरे को पॉइंट हम बैठा दिए, R1 का पॉइंट ये हो गया x2 माइनस y2, मतलब x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर अभी माइनस वाला रूल पढ़े थे कि एक्स के साथ एक्स का होता है, वाई के साथ वाई का होता है, जेड का जेड के साथ होता है। तो ये मेरा हो गया उसका वेक्टर निकालने का तरीका, ये वेक्टर निकाल लिए। और स्केलर के लिए क्या किए थे कि एक्स वाला का होल स्क्वायर प्लस वाई वाला का होल स्क्वायर प्लस जेड वाला का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर पढ़े थे ना पहले ही, तो वो चीज़ हम यहाँ पे यूज कर लिए। क्लियर, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, उन दोनों का बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपका हो गया, ये डिफरेंस के लिए और ये मेरा वेक्टर के लिए, ये जो लास्ट वाला लाइन है ये। ठीक है, तो ये वाला आपका, तो ये दोनों आपको क्या हो जाएगा, ये आप दोनों आपको यूज करना है, ये दोनों आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक, फिर आपको एक्सरसाइज 12 चैप्टर है, शायद देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर तो 12.1 और 12.2 बनाना। ठीक है, और इस सीरीज का मतलब वेक्टर चैप्टर का, ये चैप्टर का और 2 वीडियो आएगा, एक 12.3 के लिए अलग से आएगा क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है और थोड़ा उसमें थोड़ा सा ही बताएंगे वो, और 12.4 के लिए और एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो 3 क्लास में इस चैप्टर का हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक, चलिए इसको बताने से पहले और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपका जो पहले हम करा चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करा चुके हैं चैप्टर 2, क्या क्या करा चुके हैं, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 3 मैट्रिक्स और चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, यहीं पे वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, आपका मान लीजिए आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ है, हो सकता है नहीं किया आप अभी तक। ठीक है, तो आप उसको पहले कंप्लीट कीजिए क्योंकि वीडियो तो रहेगा। ठीक, आपको क्या करना, सीरियल वाइज कंप्लीट करना, 2 कंप्लीट हुआ उसके बाद आप 3 का वीडियो देखिए। ठीक है, 3 कंप्लीट हो जाएगा पूरी आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड, फिर जाकर आप 4 का देखिए, 4 वाला हो जाएगा फिर, और मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और एक चीज़ क्या, मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मेरा अभी 3 कंप्लीट नहीं हुआ सर, इसीलिए हम अभी तक इसका नहीं देख रहे हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देख लेंगे। और आपको ही करना है,
अभी लंबा टाइम तक लॉकडाउन रहने वाला है, खास करके पकड़ लीजिए मई महीना पूरा, ठीक है। अप्रैल मई 2 महीना तो आपका, तो आपको ही करना है। अब आपके लिए सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हम लोग तो आपको गाइड कर रहे हैं, जब हम आपको समझा रहे, थोड़ा हेल्प कर दे रहे, ईजी बना रहे, लेकिन आप करना, मेहनत आपको करना है, ठीक है। तो आप पहले उसको चैप्टर 2 का कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट होगा फिर चैप्टर 3 का एक एक वीडियो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया हुआ। पार्ट 1 देखिए, वहाँ पे जो एक्सरसाइज बताएगा उसको कंप्लीट कीजिए, वो जब कंप्लीट होगा फिर जाकर नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसको फिर कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से कीजिए, एक ही बार में ये मत देखिए। अगर आपका आगे वाला क्लियर नहीं है तो इसको एक बार देख लिए छोड़ दीजिए, यहाँ से कुछ मत बनाइए। आप पहले उसको कंप्लीट कीजिए, वो कंप्लीट होगा फिर बनाइए, ठीक है। और एक बात बता दे रहे कि हम लोग, मेरा जहाँ तक एम है कि लॉकडाउन खुलने से पहले पहला वाला जो 4 चैप्टर है वो, और लास्ट वाला जो 3 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वाला, और इसके बाद एलपीपी, ये खत्म कर देना है। और फिर जैसे मान लीजिए ऑफलाइन में प्लानिंग, तो क्या ऑफलाइन में जो भी कैलकुलस है, कैलकुलस से 5 चैप्टर है, वो हम ऑफलाइन में कराना बेटर प्रेफर करेंगे। अगर कंडीशन रहता तो कर लेंगे, इसी में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। उसके लिए हम लोग लंबा टाइम लेंगे, कैलकुलस में लंबा टाइम लेंगे, हर दिन एक ही एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे जैसे 2 एक्सरसाइज करें क्योंकि छोटा चैप्टर है, ईजी है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग एक एक एक्सरसाइज को करेंगे, डीपली करेंगे। वहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे, एग्जाम्पल भी हम आपको बना के आपको, मतलब पहले एक फार्मूला के लिए एक वीडियो रहेगा, उसके बाद एग्जाम्पल से रिलेटेड एक वीडियो रहेगा, फिर एक्सरसाइज आपको खुद को करना है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग करेंगे, उसमें थोड़ा लंबा टाइम लेंगे। खास करके जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का मतलब चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 का जो एक एक्सरसाइज है, पहला वाला एक्सरसाइज, उसमें थोड़ा लंबा टाइम लेंगे। फिर दूसरा तीसरा जो इजी है उसमें थोड़ा कम टाइम लेंगे, लेकिन जैसे ही जो हार्ड आएगा, मतलब जो थोड़ा डीप नॉलेज मांगता है, तो उसमें थोड़ा हम लोग लंबा टाइम लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे सितंबर तक मैथ कंप्लीट कर लेने का। अगर ऐसा ही बात रहा, मतलब लॉकडाउन रहा, क्योंकि आपको अभी प्रॉपर टाइम घर में भी मिल रहा, और अगर नहीं भी रहा तो भी हम लोग सोचेंगे सितंबर अक्टूबर तो ख़त्म करने का। फिर अक्टूबर से जो दुर्गा पूजा होगा उसके बाद से हम लोग कोशिश करेंगे नवंबर दिसंबर जनवरी में 2 बार रिवीजन करने का। एम रहेगा क्या, 2 टाइम रिवीजन, ये एम रहेगा हम लोग का, 2 टाइम रिवीजन। तो इस हिसाब से आपको भी पढ़ना है, क्योंकि आप लोग साथ नहीं देंगे तो ये होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, हम नहीं करवा सकते, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये एम है। चलिए चलते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आज का, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आप लोग देखिए, ये आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, उसी को हम लोग वेक्टर में करेंगे, ठीक। तो ये मान लीजिए इंटरनली, मतलब अंदर में करता है m/n रेशियो में, ठीक है। ये मेरा एक वेक्टर है ए और बी, और इसको ये आर वेक्टर, तो आर वेक्टर निकालने का तरीका क्या, m/b, ठीक है, प्लस n/a बाय m+n, वहीं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था उसी से रिलेटेड है, ठीक। और ये वाला जब भी एक्सटर्नली डिवाइड करता तो साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किए थे, 3D ज्योमेट्री में किए थे, था ना 3D ज्योमेट्री 11 में, 11 में था, जो भी हो, हाँ 11 में ही था। तो 3D ज्योमेट्री में ये किए थे, उसी चीज़ का यहाँ पे यूजेज है, ठीक है, वेक्टर। तो 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड है, 3D ज्योमेट्री। और कौन बोलता है कि 11 वाला 12 से रिलेटेड नहीं है, बोलते हैं ना आप लोग कि 11 का अलग है, 12 का अलग है, 11 से कुछ रिलेटेड नहीं है। देखिए 3D ज्योमेट्री में जो पढ़े थे वही फॉर्मूला है, बस इसमें पढ़ रहे हम लोग वेक्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे किसके हिसाब से पढ़े थे हम लोग, 3D ज्योमेट्री के हिसाब से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब ये इंटरनली m/n में तोड़ता है तो ये फॉर्मूला यूज होता है, बीच में एडिशन होता है, और जब एक्सटर्नली करता है m/n में तो ये माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, और चलिए ये इन्विटेशन आमंत्रण है आपको, आपको नहीं है, मतलब 11 के जो भी आपके जान पहचान के उनको आप बता सकते हैं कि मैथ मंडे को और केमिस्ट्री ट्यूसडे को 7 बजे, ठीक है, ठीक। तो उनका भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि अभी मान लीजिए, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर हम लोग और ऑनलाइन नहीं करेंगे बस। और एक चीज़ बताए थे कि जो क्वेश्चन वाला रहेगा वो शायद ऑनलाइन कर रहे, जो क्वेश्चन वाला रहेगा, क्वेश्चन मतलब जो प्रीवियस ईयर में बताए थे 2009 से 19 तक, और जो भी क्वेश्चन आ चुका है हर एक चैप्टर का, उसका हम अभी जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बैंक से उसका किस तरीके से उसका अप्रोच रहेगा, ठीक है। खासकर केमिस्ट्री में तो करेंगे, उसको केमिस्ट्री में करेंगे, मैथ में करें ना मायने नहीं रखा, लेकिन केमिस्ट्री में वो करेंगे, ठीक है। तो ये रहा। और क्या एम था हम लोगों का, सितंबर का एंड तक हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन जनवरी, इन 4 महीना में मेरे को 2 बार रिवीजन, मतलब अक्टूबर नवंबर में फर्स्ट टाइम रिवीजन, दिसंबर जनवरी में सेकंड टाइम रिवीजन कंप्लीट करना है। और ये आप लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ठीक है। और मोटिवेटेड रहिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई।